आज हम आपको ग्रेविटेशन जो कि क्लास 9 से रिलेटेड इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि ये ग्रेविटेशन होता क्या है, मतलब इसके बारे में यही जानना है कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो इस ग्रेविटेशन का श्रेय पूरी तरीके से किसको जाता है? न्यूटन को। मतलब इसके बारे में किसने बताया? तो आप बोल सकते हो कि सर ईसाक न्यूटन, सर ईसाक न्यूटन ने इसको कंप्लीट मतलब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। कैसे दिया? इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक ये पेड़ के नीचे बैठे होंगे, एप्पल ट्री के नीचे जैसी स्टोरियां हैं, और वहां से इन्होंने देखा कि एक एप्पल अर्थ की तरफ गिरा के, तो इनकी दिमाग में बहुत सारी उपज हुई कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो जब ये एप्पल नीचे ही क्यों आया तो इन्हें लगा कि अर्थ में कुछ भी ऐसी चीज है जो इसको, इस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, ना कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वहां पर इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की और वो ऑब्जर्वेशन से इन्होंने एक नेचुरल फोर्स के बारे में रिसर्च किया और उस नेचुरल फोर्स का इन्होंने नाम दिया कि क्या है? ग्रेविटेशन। ये नेचुरल फोर्स है। और कैसा फोर्स है? इसको बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। कम कहाँ काम करता है? टू मटेरियल बॉडी के बीच में काम करता है। कैसी बॉडी के बीच में काम करता है? टू मटेरियल बॉडी के बीच में काम करता है। कौन? ग्रेविटेशन फोर्स। कैसा है? नेचुरल फोर्स है। कैसे नेचर का है? अट्रैक्टिव नेचर का है। किन के बीच काम करता है? मटेरियल। ये सब किसने ऑब्जर्व किया? सर ईसाक न्यूटन। ये कौन है? न्यूटन साहब हैं। और इन्होंने ही ये ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद चीज़ें जो बताई कि ग्रेविटेशन कुछ नहीं, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, एक नेचुरल फोर्स है जो दो मटेरियल बॉडी को आपस में अट्रैक्ट करता है। ऐसा किसने बताया? न्यूटन साहब ने बताया। और वहीं से ये पता चला कि ग्रेविटेशन कुछ और नहीं, ग्रेविटेशन एक तरीके का केवल अट्रैक्टिव फोर्स है जो मटेरियल बॉडी के बीच में काम करता है। किसके बीच में काम करता है? मटेरियल बॉडी के बीच में काम करता है। तो हम यहाँ देखते हैं न्यूटन साहब ने जो चीज़ें बताई थी कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, एवरीबडी इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर्स। यूनिवर्स मतलब ये ग्रेविटेशन के बारे में हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, इट इज अ it is a attractive force। कैसा है? attractive force which is act between two material bodies which is present in यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो दो मटेरियल बॉडी प्रेजेंट हैं, यूनिवर्स में जो दो मटेरियल बॉडी प्रेजेंट हैं, उन मटेरियल बॉडी के बीच में जो फोर्स वर्क करता है दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशन। तो वही लाइन इन्होंने लिखा है कि एवरीबडी इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एवरीबडी इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, दैट फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशन। सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब यूनिवर्स में दो बॉडी, जैसे आप देखोगे कि दो प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। आप सिंपल सा आप पॉइंट समझते हैं, जैसे ये मान लो सन है और सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से प्लैनेट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनके बीच, सन और प्लैनेट के बीच में भी तो एक फोर्स है। सन और प्लैनेट के बीच में क्या है? एक फोर्स है। और उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोल रहे हैं। कौन सा फोर्स बोल रहे हैं? ग्रेविटेशन। किसके बीच में है? सन और प्लैनेट के बीच में। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वी कैन से दैट अपना सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सोलर सिस्टम में पूरी तरीके से एक दूसरे से प्लैनेट आपस में कोलिजन कर जाते, टकरा जाते, और पूरी तरीके से सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता। मतलब जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्लैनेट के यानी दो मटेरियल बॉडी, और वो मटेरियल बॉडी कहाँ होनी चाहिए? यूनिवर्स में होनी चाहिए, उनके बीच में काम करता है। कौन काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अब
बात आई अर्थ पर। हम अगर अर्थ की बात करें, ये सपोज अर्थ है, तो अर्थ पर हम लोग हैं, जैसे अर्थ पर हम लोग हैं, तो अगर अर्थ पर हम लोग हैं तो उस केस में भी तो फोर्स होना चाहिए। जैसे मान लो अर्थ पर एक बॉडी हमने, सरफेस पर हम लोग अर्थ पर प्रेजेंट है, तो ये अर्थ का सरफेस हो गया और अर्थ की सरफेस पर हम प्रेजेंट हैं, तो हम भी तो अर्थ पर है ना, अर्थ ऊपर उड़ तो रहे नहीं। जब अर्थ की सरफेस पर ही हम हैं, इसका मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ हमें कोई खींच रहा है, तभी तो हम अर्थ की सरफेस है, ना कि अर्थ के ऊपर। अगर हम मान लो किसी बॉडी को अर्थ के ऊपर कर दें, तो वो भी कुछ देर बाद अर्थ के सेंटर की तरफ ही गिरेगी आके। इसका मतलब देयर इज अ फोर्स दैट पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब अर्थ की सरफेस पर बॉडी हो या अर्थ की सरफेस से अबव बॉडी हो, एक ऐसा फोर्स है जो क्या कर रहा है, किसी भी बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है, अर्थ की कहाँ पे, सेंटर की तरफ। और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी भी एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है और ग्रेविटेशन भी एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है। डिफरेंस दोनों में ये है कि ये यूनिवर्स में काम करता है, ये कहाँ काम करता है, यूनिवर्स में। और ये ग्रेविटी कहाँ काम करती है, इन केस ऑफ अर्थ पर कोई भी बॉडी, अर्थ की सरफेस पर कोई भी बॉडी प्रेजेंट हो, तो काम क्या करता है, ग्रेविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेविटी। तो अगर आप ग्रेविटी के बारे में जाने, तो ग्रेविटी इज आल्सो फोर्स that is act between a body which is above the surface of earth or just on the surface of earth। ओके, ये तो हो गया आपका क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ग्रेविटेशन एक तरीके का फोर्स है जो दो मटेरियल बॉडी के बीच में काम करता है, जो मटेरियल बॉडी कहाँ पर हो, यूनिवर्स में। जैसे दो प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, सन और अर्थ के बीच में, मून और अर्थ के बीच में, तो इन तरीके के बीच में। और जैसे हम लोग अर्थ सरफेस पर हैं, तो अर्थ हमें भी एक फोर्स जो अर्थ के सेंटर की तरफ रख रहा है, दैट इज नॉन एज ग्रेविटी, दैट इज नॉन एज ग्रेविटी। ठीक है। अब जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है या ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो बॉडी हो रही है मोशन में। और अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी, मोशन वाली बॉडी हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, एसिलरेशन। मोशन वाली बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एसिलरेशन। और जो एसिलरेशन वर्टिकली अपवर्ड के केस में और डाउनवर्ड के केस में हो, उस केस में जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एसिलरेशन को हम बोलते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे भी हम। देखते हैं कि हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में और डिटेल में हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटी। तो यहाँ से अगर देखो तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक फोर्स है which by which a planet or other body draw object towards it the center। मतलब कहीं पर भी कह सकते हैं, कोई भी दूसरा प्लेनेट हो। जैसे सपोज दिस इज अ प्लेनेट, दिस प्लेनेट का सेंटर हो गया, एक बॉडी है। अब ये बॉडी इस प्लेनेट की तरफ आएगी, तो किसकी वजह से आ रही, क्योंकि इसको सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अर्थ सरफेस या अर्थ सरफेस से अबव बॉडी, या मतलब किसी प्लेनेट या किसी प्लेनेट के सरफेस से अबव। ग्रेविटी होल्ड द प्लेनेट इन इट ऑर्बिट। और ये आप देखोगे, जैसे मान लो ये सन है और ये इस चारों तरफ प्लेनेट ऐसे घूमते हैं, तो ये चारों तरफ मान लो प्लेनेट अगर ऐसे घूम रहे हैं, तो अपने ही ऑर्बिट में कौन बनाए रख रहा है इस प्लेनेट को, कौन, तो वो ग्रेविटी। ग्रेविटी होल्ड द प्लेनेट इन द ऑर्बिट। ये सन है, ये प्लेनेट है, तो ये अपने ही ऑर्बिट में बना रहेगा। इसके लिए यहाँ पर कौन हेल्प करता है, ग्रेविटी हेल्प करता है। तो 1687 में ईसाक न्यूटन ने इस ग्रेविटेशनल थ्योरी के बारे में बताया था, उन्होंने जो उस टाइम मैंने आपको बताया था। तो ये आपको ग्रेविटी के बारे में आपको यहाँ से पता चला, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल इसी को हम कहते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब मतलब जैसे सपोज हमने कोई बॉडी जस्ट ऊपर की तरफ फेंकी, या बॉडी को हमने जस्ट नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, और ये वाला किसका हो गया आपका, डाउनवर्ड।
दोनों केस में बॉडी में हो क्या रहा है, मोशन। और ये मोशन किसकी वजह से हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलॉन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलॉन। तो ग्रेविटी एलॉन की वजह से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मोशन, ठीक है। और ये जो भी ग्रेविटी की वजह से जो मोशन कर रहा है, जो भी आपको पता है कि बॉडी अगर मोशन में होती है, बॉडी अगर किस में होती है, मोशन में, तो क्या प्रोड्यूस करती है, एसिलरेशन। और अगर बॉडी मोशन में है, और मोशन कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों मोशन है, तो जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी एसिलरेशन को हम कहते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, स्मॉल जी। और इस स्मॉल जी की अप्रॉक्स में वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अप्रॉक्स में अगर लिख दें तो 9.8 और अप्रॉक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर यहीं पर हम फ्री फॉल को देखें तो फ्री फॉल क्या है, अगर मान लो आपने किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया है तो वो नीचे क्यों आ रही है, नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि उस पर काम क्या कर रहा है, उस पर काम कर रही है केवल ग्रेविटी। तो उस ग्रेविटी के वजह से बॉडी का नीचे आना ही क्या कहलाता है, फ्री फॉल। यानी कि द मोशन ऑफ बॉडी vertically downward under the influence of gravity alone, that is known as free fall, that is known as free fall। मतलब बॉडी का नीचे आना किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से ही क्या कहलाता है, फ्री फॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्री फॉल कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में भी देखते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के केस में न्यूटन साहब ने क्या बताया, ऐसा इन्होंने क्या किया, लेट किए दो प्लैनेट, एक अर्थ और एक ले लिया सन, ठीक है। ये हो गई अर्थ और ये हो गया सन। तो अर्थ और सन के केस में इन्होंने पॉइंट लेट किए, तो इन्होंने दो पॉइंट दिए। अगर इसको देखा जाए तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि एवरी थिंग प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एनीथिंग, अगर इसको देखा जाए, एनीथिंग in the universe attract each other। ये किसने बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यूनिवर्स में जो भी कुछ प्रेजेंट होगा वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अब इन्होंने दो पॉइंट दिए। पहला पॉइंट ये दिया कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है that is directly proportional to product of their masses, product of their masses, directly proportional to product of their masses, ऐसा बताया। एंड सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने ये भी कहा कि यही ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इससे ये पता चला कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो लॉ मिले हमको, किससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमको दो पॉइंट मिले। और ये दो पॉइंट, एक तो ये मिला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ प्लैनेट। पहला पॉइंट यही पता चला। और यही फोर्स डिस्टेंस के भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो यहाँ पे डिस्टेंस है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक पॉइंट तो यही पता चल गया आपको कि एवरीथिंग्स प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। और दो पॉइंट इन्होंने बताया उनके बीच का फोर्स निकालने के लिए, क्या, एक कि दोनों मासेस के प्रोडक्ट के जितना ज़्यादा मास होगा दोनों के बीच में उतना ही ज़्यादा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलेगा, और जितनी दूरियां उनकी बढ़ जाएंगी उतना उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने दो प्लैनेट लेट कर लिए, एक का मास है m1, एक का मास है m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r।
तो पहला पॉइंट जो हम यहाँ लिखेंगे, दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, F इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पॉइंट सेकेंड। अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें तो ये जो क्या होगा बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो प्रोपोर्शनल हटा दिया, दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें फार्मूला मिला किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मटेरियल बॉडी। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमें दो प्लैनेट के बीच में या दो मटेरियल बॉडी के बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम इसका एसआई यूनिट निकालें जी का, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यूनिट निकालो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर और इसका केजी इंटू केजी, यही होगा। तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी क्या है, एक तरीके का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10⁻⁻11 और यूनिट अभी निकाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इससे हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिया, फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया और उस फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें न्यूमेरिकल में क्या करनी है, यूज करनी है। क्या करनी है, न्यूमेरिकल में यूज करनी है। ओके, तो इससे हमने दो प्लैनेट का क्या निकल आया, फोर्स निकल आया। क्या निकल आया, दो प्लैनेट का फोर्स निकल आया। ठीक है, अब मान लो यहीं पर नेक्स्ट हमको करनी है रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में हमने रिलेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, कैपिटल जी का मतलब ग्रेविटेशन और उसका मतलब कैपिटल जी का मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्मॉल जी का मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने एक अर्थ मान ली है और अर्थ पर हमने एक बॉडी लेट कर लेंगे। तो अर्थ पर हमने एक बॉडी भी लेट कर ली, अर्थ का मास हमने कैपिटल एम माना है, बॉडी का मास हमने स्मॉल एम माना है। ये अर्थ का सेंटर है, इसकी रेडियस हो जाएगी आर। तो सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ही कैलकुलेट किया दोनों के बीच में, कितना हो जाएगा, जी अर्थ का मास कैपिटल एम, बॉडी का मास स्मॉल एम, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी की बात करें, किसकी बात करें, वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट ऑफ द बॉडी यानी W इज इक्वल टू हो गया mg, और जितना वेट होता है बॉडी का उतना ही फोर्स exerted by the body on the earth, अर्थ पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है। यानी आप W इज इक्वल टू एम जी और एम जी इज इक्वल टू एफ लिख सकते हो। तो क्या हम F की जगह mg रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आप F की जगह mg रख दो, तो F की जगह mg रखा, तो F की जगह mg रखा, mg इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमें क्या मिला, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन का फार्मूला मिला ये, जहाँ पर एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ एम इज इक्वल टू कितना होगा, 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर।
अगर हम इन सभी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये g हमको सॉल्व करने पर कितना मिलता है, दैट इज 9.8 अप्रॉक्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इससे हमने किसकी वैल्यू निकाली, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में जो रिलेशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मास एंड वेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मास एंड वेट। यू कैन सी हियर व्हाट इज मास। मास, हाँ एक पॉइंट और बता सकते हैं कि मास क्या मीजर करता है, मास मीजर करता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया वो होती है जो बॉडी में चेंज अपोज करे, यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो उसको अपोज करे, मोशन में है तो वो मोशन को अपोज करे, मतलब चेंज जो भी बॉडी में होना चाहे वो अपोज करे, तो मास मीजर करता है। मास क्या मीजर करता है, इनर्शिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मास बॉडी का कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। मास बॉडी का कैसा होता है, कांस्टेंट। आप कहीं पे भी चले जाओ आपकी बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बॉडी का वेट बदलेगा, क्यों, ग्रेविटी अलग अलग है। ग्रेविटी क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 9.8 है ग्रेविटी, तो यहाँ कितना है, 1.6 है। तो इसीलिए वेट चेंज होता रहता है और मास चेंज नहीं होता है। मास कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता रहता है। तो वेट कैसा होता है, वेट के बारे में हम कह सकते हैं कि वेट वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब लगातार बदलता रहता है। ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। तो यहाँ का वेट अलग होगा, यहाँ का वेट अलग होगा। तो मास और वेट, मास क्या है, मास विल मीजर द इनर्शिया, मास विल मीजर द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा, मोर मास, मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया। और वेट क्या है, वेट एक तरीके का फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी। जितना बॉडी फोर्स एक्सर्ट करे वही बॉडी का क्या होता है, वेट। तो वेट चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। वेट चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज। अब मान लो अगर हम इन्हीं पे रिलेशन देखें दोनों के बीच में कि क्या रिलेशन होगी, तो आप यहाँ पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट on moon and weight of object on earth। ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड होते हैं आपस में, आप बता सकते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 1/6 टाइम्स ऑफ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप ये कैसे कह सकते हो, वेट अगर आप मून पे निकालना चाहते हो तो दैट इज 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑफ अर्थ। अर्थ पर जो वेट होगा उसके 1/6 टाइम्स होता है किसका, मून पे। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, अर्थ पर, अर्थ पर आपका वेट 60 न्यूटन है, तो मून पर कितना होगा, मून पर कितना होगा, फार्मूला लगाएंगे WM 1/6 और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी मून पर आपका कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे कि हाउ दे रिलेट ईच अदर। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन द अर्थ। तो मून और इनके बीच में क्या रिलेशन है, 1/6 टाइम्स होता है। क्या होता है, 1/6 टाइम्स होता है इनके बीच का रिलेशन। वैसे ये रिलेशन एनसीईआरटी में है, तो आप प्रूव कर सकते हो। अगर प्रूविंग करने के लिए आती है तो, अगर न्यूमेरिकल के लिए आप यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट के बारे में वी कैन से दैट थ्रस्ट, व्हाट इज थ्रस्ट, थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। थ्रस्ट एक फोर्स है, और कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। तो थ्रस्ट, व्हाट इज थ्रस्ट, वी कैन से दैट थ्रस्ट इज अ फोर्स, थ्रस्ट इज अ फोर्स। व्हाट इज थ्रस्ट, तो थ्रस्ट इज अ फोर्स which is which is always
acting perpendicular to surface, which is always acting perpendicular to सरफेस के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो थ्रस्ट आपको पता चल गया कि थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर के बीच में कह सकते हैं कि थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि कितना एरिया पे काम कर रहा है थ्रस्ट, या थ्रस्ट को ही तो हम फोर्स कहते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू आप फोर्स अपॉन एरिया, या फिर थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो दोनों चीज कह सकते हैं कि थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया या फिर प्रेशर एक्टिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर आप ये चीज देखोगे कि ये लिखा है प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो P इज इक्वल टू अगर आप एफ अपॉन ए के कॉन्सेप्ट से देखें तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, कम। जैसे इसका एरिया क्या है, ज़्यादा, तो एरिया ज़्यादा है, अगर एरिया इसका ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया, कम। अब इसका एरिया, इसका देखो एरिया, इसका एरिया कम है तो प्रेशर कैसा होगा बेटा, ज़्यादा, यानी प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर बहुत ही चौड़े होते हैं, और जब बहुत ही वाइड होते हैं तो आप यही कहते हो कि उनका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होता है, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम होगा। ये एक एप्लीकेशन भी यहाँ पे इसी का है। अब नेक्स्ट आता है आर्किमीड्स प्रिंसिपल्स। तो आर्किमीड प्रिंसिपल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज एक बॉडी को पानी में गिरा दिया गया, चाहे वो पूरी डूबे चाहे वो थोड़ी बहुत डूबे, तो अगर मान लो जैसे सिंपल से देखो, यहाँ पर एक वेजिंग मशीन है, उस मशीन से एक 5 kg का कोई क्यूबाइड टाइप का बॉक्स है उसको पानी में गिरा रहे हैं। अब ये पानी में अगर जाएगा तो जैसे ही ये मान लो पानी में जाएगा तो पानी यहाँ से निकलने लगेगा, हाँ, तो ये नीचे आएगा तो पानी फ्लूइड डिस्प्लेस आउट होगा, डिस्प्लेस आउट होके इस बीकर में जमा होने लगेगा। तो आप देखिए कि अब इसको नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, इस पानी से फ्लूइड इसमें कलेक्ट होता जा रहा है। तो आपने एक चीज़ देखा कि जब ये पानी के अंदर आ गया तो आपको पता है कि इस पे एक थ्रस्ट यानी अपथ्रस्ट जिसको हम बायोंड फोर्स कहते हैं, तो थ्रस्ट एक फोर्स होता है, अपथ्रस्ट भी एक फोर्स होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और उसी को आप बायोंड फोर्स क्या होता है, हमेशा बॉडी पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन और अपवर्ड की डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये अपथ्रस्ट यहाँ पर फोर्स वर्क किया, देख रहे हो। तो और ये अपथ्रस्ट आपने आपने इस बॉडी पर कितना लग रहा है, 2 kg का। तो जब देखा गया उसको जो फ्लूइड बाहर निकला था वो भी 2 kg निकला। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर पार्शली या फुल्ली या होली फ्लूइड में डिस्प्लेस होती है, किस में डिस्प्लेस होती है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो फ्लो करे। अगर आपसे पूछा जाए फ्लूइड क्या है तो आप बोल सकते हो द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो दैट इज नॉन एज फ्लूइड। ए सब्सटेंस जो फ्लो करे वो क्या है, फ्लूइड। जैसे एग्जाम्पल में आप गैस भी बोल सकते हो, आप लिक्विड भी बोल सकते हो, तो दोनों ही क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो वी कैन से दैट व्हाट इज आर्किमीड प्रिंसिपल स्टेट दैट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे फुल्ली या फिर पार्शली इमर्स्ड हो इन द फ्लूइड, तो इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इट। कौन, जो उस पर बायोंड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो ये बायोंड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, जो भी फ्लूइड बाहर आया है उसके वेट के इक्वल। मतलब व्हेन अ बॉडी इज partially or fully immersed on the fluid, then we can say that upward thrust या bound force acting on that body is always equal to weight of the fluid displaced by the bound force या displaced by the body। क्लियर हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि exert एन अपवर्ड बायोंड फोर्स, बॉडी एक्सर्ट अपवर्ड बायोंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फुल्ली और इमर्स, तो ये हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो भी फ्लूइड बाहर निकलेगा। बात समझ में आई कि जो भी वेट ऑफ द फ्लूइड होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड होगा वो किसके इक्वल होगा, बायोंड फोर्स
बाउंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट के, किसके, अपथ्रस्ट के। बात समझ में आई, किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट के। अब ये जो इस पे बाउंड फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, देन यू कैन कैलकुलेट बाय द फार्मूला ऑफ रो जी वी। वाट रो क्या है, रो एक डेंसिटी है किसकी, जो इसके अंदर भरी होती है, फ्लूइड। अब डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी के बारे में आप कह सकते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डेंसिटी होगी, जी ग्रेविटी होगी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी वहाँ का वॉल्यूम हो गया। वी क्या हो गया, वॉल्यूम, जो भी फ्लूइड बाहर आया। तो आप इससे इस फार्मूले से आप उस फ्लूइड का उस पे लगने वाला बाउंड फोर्स भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड में डिस्प्लेस आउट हुई, चाहे वो पार्शली हो चाहे वो फुल्ली हो, तो उस पे लगने वाला बाउंड फोर्स हमेशा उस बॉडी की वजह से निकले हुए फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि बाउंड फोर्स के बारे में थोड़ा मैंने बताया था कि बाउंड फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, एक शिप मूव कर रहा है तो ग्रेविटी हमेशा उसको डाउनवर्ड करती है, लेकिन बाउंड फोर्स उसको अपवर्ड। और अगर ये बाउंड फोर्स ग्रेविटी वाले फोर्स से ज़्यादा रहेगा तब तक बॉडी डूबेगी नहीं। अगर ग्रेविटी फोर्स बाउंड फोर्स से ज़्यादा हो गया तो ये बॉडी डूब जाएगी। देखो एफ जी अगर मोर हो गई और एफ बी लेस हो गया तो बॉडी डूब गई। अगर एफ जी लेस यानी ग्रेविटी फोर्स और बाउंड फोर्स अगर ज़्यादा है तो ये बॉडी डूब नहीं रही। डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नॉन एज डेंसिटी। लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखा जाए तो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी रिलेटिव डेंसिटी, आप डेंसिटी के बारे में अभी आपने पढ़ा ही था कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन रिलेटिव का मतलब होता है किसी से रिलेट करके बनाओ, मतलब दोनों ही डेंसिटी होनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो फ्लूइड में आपने डाली है, जैसे मान लो ये हो जाता है, ये वो सब्सटेंस है, ये क्या है, सब्सटेंस, और ये वो क्या है, यानी कि वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट अ 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नॉन एज रिलेटिव डेंसिटी। दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। अगर डेंसिटी एक 1 से, रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो बॉडी पार्शली डूब जाएगी। अगर इक्वल है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत, और अगर यहाँ पे कर सकते हो तो देखो अप्रॉक्स 2, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा काम कर रहा है, यहाँ कम काम कर रहा है। तो इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी के केस में आप बता सकते हो कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट अ 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नॉन एज रिलेटिव डेंसिटी। लास्ट कॉन्सेप्ट इसका केपलर्स लॉ ऑफ, केपलर्स के 3 लॉ, और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। ठीक है, तो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से सबसे पहले हमें एक शेप जानना होगा, दैट इज द शेप, और इस शेप को हम कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं इसको हम, इलिप्स। इसको हम कहते हैं इलिप्स। और इलिप्स में अगर हम देखें तो इलिप्स में आप देखो इस ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है, और माइनर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है दैट इज 2b होती है। और यहाँ कहीं ना कहीं दो फोकस इसमें होते हैं, एक होता है F1 और एक होता है F2। ठीक है, और इस तरीके का एक इलिप्स का होता है। अगर ये मेजर एक्सिस कितना है 2a, माइनर एक्सिस कितना होगा 2b, और सेमी की बात करी जाए, किसकी, सेमी, सेमी मेजर एक्सिस, तो ये हो जाती a। क्या हो जाती a। तो अगर हम इसमें देखें, ये इलिप्स के बारे में आपने जाना कि इलिप्स ओवल शेप में एक रहता है। तो अगर यहाँ पे केपलर लॉ के बारे में अगर देखो आप,
तो केपलर लॉ का पहला लॉ क्या कहता है कि एवरी प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ स्टार, यानी कि सन को एक फोकस पर मानकर सारे प्लैनेट एलिप्स के फॉर्म में इसके चारों ओर घूमते हैं। तो पहला लॉ यानी फर्स्ट लॉ केपलर का यही है कि एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी इसीलिए मैंने आपको एलिप्स के बारे में बताया है कि एलिप्स के फॉर्म में घूम रहे हैं। तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द फॉर्म ऑफ एलिप्स, एलिप्स के फॉर्म में घूम रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ जिसको लॉ ऑफ इक्वल एरिया कहा जाता है। इक्वल एरिया का मतलब जैसे मान लो ये एरिया की बात करें हम और इस एरिया की बात करें, तो ये दोनों एरिया वो कहता है इक्वल, मतलब चाहे आप डी एस सी कर लो, चाहे आप ए बी, ये मान लो सन है तो इसको हमने एस मान लिया, तो डी एस बी का एरिया या ए एस बी का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होता है, ऐसा सेकेंड लॉ कहता है। कि मतलब अगर आप इक्वल टाइम में चल रहे हो तो इस इक्वल एरिया कवर करोगे। क्यों? क्योंकि सन के पास वाले प्लेनेट की स्पीड फास्ट होती है, जो सन के दूर होता है उसकी स्पीड होती है धीमी। तो जब पास और धीमी स्पीड होगी तो एरिया हमेशा इक्वल ही आएंगे। कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। थर्ड, जिसको हम थर्ड लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं, कि कोई भी प्लेनेट अगर सन के चारों ओर घूम रहा है तो उसमें लगने वाले टाइम पीरियड का स्क्वायर हमेशा सेमी मेजर, यानी मेजर होता है 2, सेमी मेजर आधा ए के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा थर्ड लॉ कहता है। तो फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ एलिप्स अराउंड द सन। सेकेंड क्या है कि एवरी प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड थर्ड क्या है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये आपका हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का पूरा आपका क्विक रिवीजन करा दिया। आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आए।